3 मार्कर या फिर 3 अंक के प्रश्न। जायद की फसल प्रकार ग्रीष्मकालीन फसल है। बुआई मार्च और अप्रैल के बीच की जाती है। कटाई इसकी मई और जून के समय, और इसके उदाहरण हैं ककड़ी, खीरा, तरबूज। जायद फसलें क्या होती हैं? ग्रीष्मकालीन के दौरान बोई जाती हैं, मार्च अप्रैल के समय और मई जून के समय इनको काट लिया जाता है। प्रमुख फसलें हैं ककड़ी, खीरा और तरबूज। निर्वाह कृषि क्या कहलाती है? तो निर्वाह कृषि केवल जीवन के निर्वाह के लिए की जाने वाली खेती कार्य को निर्वाह कृषि कहा जाता है। मतलब जीवन का निर्वाह करने के लिए जो खेती की जाती है उसे कहा जाता है निर्वाह कृषि। इसका उदाहरण है शुष्क कृषि क्षेत्रों में बाजरा की खेती करना, और इस प्रकार की खेती में कृषक अधिशेष उत्पादन नहीं करते, मतलब ज़्यादा उत्पादन नहीं करते, जितना उनको ज़रूरत होती है निर्वाह करने के लिए ज़रूरत होती है उतनी ही खेती का उत्पादन करते हैं। जीएम बीज किसे कहा जाता है? तो जीएम बीज कहा जाता है यह बीज प्रयोगशाला में सामान्य बीजों के जीन में जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से उत्पन्न किए गए कृत्रिम रूप से तैयार जीन होते हैं। जीएम जीन, जेनेटिक मॉडिफाइड सीड। फसल प्रतिरूपण क्या कहलाता है? तो फसल प्रतिरूपण से तात्पर्य किसी समय विशेष पर विभिन्न फसलों के अधीन क्षेत्रों से होता है। मतलब इसमें विशेष प्रकार की जो विभिन्न फसलें हैं उनके अधीन क्षेत्र से संबंधित है फसल प्रतिरूप। किसी भी स्थान पर फसल प्रतिरूप वहाँ की जलवायु, मिट्टी और भौगोलिक दशाओं और फसल उगने की सुविधाओं से निर्धारित होती हैं। तो फसल प्रतिरूप क्या होता है? किसी स्थान पर समय विशेष पर विभिन्न फसलों के अधीन क्षेत्र से संबंधित है। फसल प्रतिरूपण यह किसी भी स्थान पर फसल प्रतिरूप वहाँ की जलवायु, मिट्टी, भौगोलिक दशा और फसल उगने की सुविधा से निर्धारित होता है। मोनोक्रॉपिंग क्या है? मोनोक्रॉपिंग या एक फसली कृषि प्रणाली का अर्थ होता है कि किसी भूखे खंड पर सालों साल केवल एक ही फसल लेना मोनोक्रॉपिंग कहलाता है। उदाहरण के लिए जल भराव की दशा में धान की खेती करना मोनोक्रॉपिंग होता है। मतलब सिर्फ एक ही फसल या फिर एक निश्चित कृषि को ही करना एक भूखंड पर, उस पर ही से केवल वही फसल लगाना मोनोक्रॉपिंग कहलाती है। उदाहरण के लिए धान हो गया, या फिर कई जगह पर गेहूँ लगाए जाते हैं। वैसे चलिए हम इनको देखते हैं फिर से। पहली आती है जायद फसल क्या होती है? तो गर्मियों में बोई जाने वाली फसल है। ग्रीष्मकालीन में मार्च अप्रैल में बोई जाती है, जून और मई के समय इसको काट लिया जाता है। और इसमें प्रमुख आती हैं ककड़ी, खीरा, तरबूज और जितनी भी गर्मियों में खाने वाले फल होते हैं या सब्जियां होती हैं। निर्वाह कृषि केवल निर्वाह करने के लिए जो कृषि की जाती है उसे निर्वाह कृषि कहा जाता है। इसमें जो कृषक होते हैं वह अधिशेष उत्पन्न नहीं होता इसमें, और इसके प्रमुख उदाहरण हैं शुष्क क्षेत्रों में बाजरे की खेती। जीएम बीज क्या होते हैं? इनको प्रयोगशाला में जो प्रमुख बीज होते हैं उनमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा परिवर्तन करके कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, जीएम बीज कहलाते हैं। फसल प्रतिरूपण क्या होता है? तो किसी एक निश्चित या विशेष स्थान पर विशेष समय पर फसलों के अधीन क्षेत्र को कहा जाता है फसल प्रतिरूपण। इसमें फसल प्रतिरूपण वहाँ की जलवायु, मिट्टी और भौगोलिक दशा एवं फसलों के उगने की सुविधा को निर्धारित किया जाता है। मोनोक्रॉपिंग क्या होती है? तो एक समय या फिर एक क्षेत्र पर सालों साल केवल एक ही फसल को उगाना मोनोक्रॉपिंग कहलाता है। वहाँ की दशाएं इसको निर्धारित करती हैं, जैसे जल भराव की दशा में धान की खेती करना। 5 मार्कर या 6 मार्कर। सोयाबीन से निराश मध्य प्रदेश में किसान बासमती चावल की महक से मुग्ध हो रहे हैं। चर्चा कीजिए। मतलब हमारी जो सोयाबीन की फसल थी वो कम कर रहे हैं किसान, बासमती की ज़्यादा कर रहे हैं, तो हमें उस पर क्या करना है? एक नोट लिखना है। मध्य प्रदेश को सोया राज्य का दर्जा दिया गया है क्योंकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। परंतु विगत खरीफ सीजन में ही सोयाबीन का रकबा मध्य प्रदेश में जहाँ 10 लाख हेक्टेयर घटा है, वहीं बासमती का करीब इतना ही बढ़ गया है। प्रदेश में मुरैना, भिंड, ग्वालियर, श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, गुना, विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, जबलपुर, नरसिंहपुर जिले के करीब 40 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा रकबे में बीते खरीफ सीजन में बासमती की फसल ले ली है। ये ज़िले कभी सोयाबीन उत्पादक माने जाते थे, मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा सोयाबीन लगाया जाता था इन ज़िलों में, लेकिन अब क्या हो गया है? बासमती की फसल भी वहाँ पर उगाई जाने लगी है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन के रकबे में कमी के कारण कौन कौन से हैं? पहला आता है जलवायु परिवर्तन के कारण कीटों का प्रकोप। जलवायु परिवर्तन हो रही है और कीट प्रकोप कर देते हैं, सोयाबीन खराब हो गया।
मौसम में परिवर्तन के फलस्वरूप आफलन और घटता उत्पादन। तो मौसम परिवर्तन से क्या हुआ, आफलन हो रहा है और उनका उत्पादन भी घट गया है। बासमती चावल के रकबे में बढ़ोतरी के कारण औद्योगिक क्षेत्र में मांग है, अन्य राज्यों के व्यापारियों का आगमन और विदेशों को निर्यात। औद्योगिक क्षेत्र में मांग है बासमती चावल की। रायसेन के मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में दावत फूड और मैजेस्टिक राइस जैसी बड़ी कंपनियों के प्लांट संचालित किए जा रहे हैं। अन्य राज्यों के व्यापारियों का आगमन। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान की मिल कंपनियों के प्रतिनिधि वहां किसानों से सीधे सौदा कर माल उठा लेते हैं। विदेशों को निर्यात। देश में कुल बासमती निर्यात में मध्य प्रदेश की भागीदारी अब करीब 25% हो गई है। तो सोयाबीन से निराश होकर मध्य प्रदेश ने क्या किया है, बासमती की खेती अपनाई है। कारण क्या क्या है, पहले हमारे मध्य प्रदेश में सोयाबीन को ज़्यादा उगाया जाता था, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया राज्य कहा जाता था। लेकिन अभी कुछ वर्षों में जो खरीफ की फसल है उसमें ही सोयाबीन के रकबे में 10 लाख हेक्टेयर कम गया है और बासमती चावल का उतना ही बढ़ गया है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन उगाने वाले जो प्रमुख राज्य हैं मुरैना, भिंड, ग्वालियर, श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, गुना, विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, जबलपुर, होशंगाबाद प्रमुख जिले थे जिनके 40 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा सोयाबीन उगाया जाता था। वहीं पर अब सोयाबीन की जगह बासमती ने अपनी जगह बना ली है। इनके प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण कीटों का प्रकोप और मौसम में परिवर्तन के कारण आफलन और घटता उत्पादन सोयाबीन की रकबे में कमी का कारण है। बासमती की बढ़ोतरी का कारण कौन कौन से हैं, औद्योगिक क्षेत्र में मांग बढ़ गई है, जैसे रायसेन मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में दावत फूड और मैजेस्टिक राइस जैसी बड़ी कंपनियां संचालित की जा रही हैं, तो वहाँ पे बासमती चावल या राइस की मांग बढ़ गई है। अन्य राज्यों के व्यापारियों का आगमन, जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान की जो कंपनियों के प्रतिनिधि होते हैं वो किसानों से सीधे सौदा करके माल उठा लेते हैं। विदेशों को निर्यात। देश में कुल बासमती निर्यात में मध्य प्रदेश की भागीदारी करीब 25% हो गई है। शुष्क कृषि से क्या आशा है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो शुष्क फसल क्या होती है या कृषि क्या होती है, उसकी विशेषताएं। शुष्क कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां औसत वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है तथा सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं होती, मतलब सिंचाई नहीं कर सकते और जो वर्षा है वो भी औसत वर्षा से कम होती है, सिर्फ 75 सेंटीमीटर से कम। इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। यह क्षेत्र गर्म और शुष्क होते हैं, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, अधिकांश क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश आदि क्षेत्रों में यह होती हैं। वर्षा की मात्रा। इन क्षेत्रों में वर्षा का परिवर्तनशीलता जैसे कि 25 से 60% होती है। औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। फसलें कौन कौन सी लगाई जाती हैं, तो इस कृषि की प्रमुख फसलें होती हैं मोटे अनाज जैसे मक्का, बाजरा, ज्वार, गेहूँ, दलहन, मूंगफली, तिलहन और चारा होती हैं। इन फसलों में 1 वर्षों के अंतराल के बाद बोया जाता है ताकि मृदा में उर्वरता बनी रहे। शुष्क कृषि के लिए आर्द्रता, मृदा संरक्षण आवश्यक होता है तथा खेत बार बार जोता जाता है। भूमि को पुआर सिद्ध कर रखा जाता है ताकि बाष्पोत्सर्जन कम हो सके और मृदा में नमी बनी सके। पुआर सिद्ध कर रखा जाता है। पशुपालन और डेयरी यहाँ कृषि से समृद्ध मुख्य क्रियाकलाप होते हैं। तो शुष्क कृषि क्या होती है, तो सूखे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है या फिर बहुत कम होती है और सिंचाई की सुविधा नहीं होती, वहाँ पर जो खेती की जाती है उसे शुष्क कृषि कहा जाता है। तो प्रमुखतः जो हमारे शुष्क राज्य हैं जैसे कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर शुष्क खेती का चलन है। यहाँ पर वर्षा में की जो परिवर्तनशीलता होती है 25 से 60% तक होती है। यहाँ पर वर्षा 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है। प्रमुख फसलें इसमें मोटे अनाज लगाए जाते हैं, बाजरा, ज्वार, मक्का, गेहूँ, दलहन, मूंगफली, तिलहन और चारा। इसमें पशुपालन भी बढ़ावा दिया जाता है। पशुपालन को डेयरी प्रमुख कृषि में समृद्ध मुख्य भूमिका निभाते हैं। इनको 1 वर्ष के अंतराल में लगाया जाता है जिससे कि मृदा में उर्वरता बनी रहे। इस क्षेत्र में फसलों को 1 वर्ष के अंतराल में बोया जाता है ताकि फसलों में उर्वरता बनी रहे। इसमें आर्द्रता, मृदा संरक्षण आवश्यक होता है। इसमें खेत में बार बार जोता जाता है। इस खेत को पुआल सिद्ध कर रखा जाता है ताकि बाष्पोत्सर्जन कम हो और मृदा में नमी बनी रहे। नेक्स्ट आता है कार्बन खाद
क्या होते हैं इसके लाभ और कमियां लिखनी है। तो कार्बनिक खाद क्या होता है, इसमें लाभ और कमियां लिखनी है। वे खाद जो कि प्राकृतिक रूप से तैयार किए जाते हैं और पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध करा देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, कार्बनिक खाद कहा जाता है। जैसे कि गोबर की खाद, गोबर से बनाई जाने वाली खाद, कंपोस्ट खाद जो कि कूड़ा कचरा पेड़ पौधे की पत्तियों से बनाई जाती है, वर्मी कंपोस्ट केंचुए के माध्यम से निर्माण किया जाता है, और हरी खाद यह खली से बनाई जाती है। लाभ क्या क्या होते हैं, यह मृदा की भौतिक दशा एवं उर्वरता शक्ति में सुधार करती है। इससे मृदा को लाभ लगभग सभी पोषक तत्व मिल जाते हैं। इसमें सूक्ष्म जीवों को पोषक प्राप्त होता है। इससे फसलों को कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे खाद छोटे छोटे से पौधों को भी बिना किसी हानि से दी जा सकती है। कमियां क्या होती हैं, इसके अवशेष खेत में बने रहते हैं। इसका लाभ अपेक्षाकृत अधिक समय में प्राप्त होता है। इसकी कमियां हो गई। तो कार्बनिक खाद क्या होती हैं, ऐसे खाद होते हैं जो कि प्राकृतिक रूप से तैयार किए जाते हैं और पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं, उन्हें कहा जाता है कार्बनिक खाद। इनकी कुछ उदाहरण भी, जैसे कि गोबर की खाद गोबर से बनाई जाती है, कंपोस्ट खाद जो कि पत्ती फूल पत्ते होते हैं उनको सड़ाकर कूड़ा कचड़े से बनाई जाती है, वर्मी कंपोस्ट केंचुए से बनाई जाती है, और हरी खाद खली से बनाई जाती है। लाभ क्या होते हैं, मृदा की भौतिक दशा को बनाए रखती है, उर्वरता शक्ति में सुधार करती है, पोषक तत्वों को प्रदान करती है पौधों को। इससे जो जीव सूक्ष्म जीव होते हैं उनको पोषक प्राप्त होते हैं और फसलों को कई प्रकार के लाभ भी प्राप्त होते हैं। छोटे छोटे पौधों को भी हम इनको दे सकते हैं, उनसे नुकसान नहीं होता। कमियां क्या है, यह इसके जो लाभ हैं वो बहुत दिन बाद मिलते हैं और इसके अवशेष खेतों में रह जाते हैं। अब आता है 11 मार्कर। बागवानी से क्या आशा है, बागवानी का क्या महत्व है एवं मध्य प्रदेश की विशेष संदर्भ में बागवानी फसलों की स्थिति और पर चर्चा कीजिए। तो बागवानी का क्या आशा है, पहले इसकी परिभाषा, इसका महत्व क्या है और मध्य प्रदेश में विशेष संदर्भ में बागवानी फसलों की स्थिति बतानी है। बागवानी का अर्थ है उद्यान में फसलों और पौधों को उगाना, जिसमें फसलों का संरक्षण, संवर्धन और रखरखाव आदि शामिल होता है। बागवानी के अंतर्गत 4 प्रमुख विज्ञान या विषय विद्यमान होते हैं, जैसे कि सब्जी विज्ञान, फल विज्ञान, पुष्प विज्ञान और फल सब्जी परिरक्षण। बागवानी का महत्व क्या है, विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है, जैसे जेली और जैम उद्योग के लिए खाद्यान्न आवश्यकता की पूर्ति करता है। फसल सब्जी पुष्पों का औषधि और दवा निर्माण में प्रयोग किया जाता है। खाद्य प्रसंस्करण हेतु कच्चे माल की प्राप्ति कराता है। कृषि क्षेत्र में वैकल्पिक रोजगार की प्राप्ति होती है। निर्यात से अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। ये सब बागवानी के महत्व हैं। मध्य प्रदेश में बागवानी की स्थिति क्या है, किसानों की आय बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगातार उद्यानिकी फसलों के उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। अधिक से अधिक किसान उद्यानिकी फसलों की खेती करें, जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके तहत किसानों को बागवानी फसलों की खेती पर प्रोत्साहन भी दिया जाता है। उद्यानिकी उत्पादनहीन बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी जिलों के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना को लागू किया है। राज्य में वर्ष 2006 में उद्यानिकी फसलों का कुल रकबा 4,69,000 हेक्टेयर था, जो आगे बढ़कर 23,43,000 हेक्टेयर हो गया है। इसी अवधि में उद्यानिकी फसलों का उत्पादन भी 42,98,000 मैट्रिक टन से बढ़ाकर अब 7 गुना से अधिक 3,431,000 मैट्रिक टन हो गया है। फल मध्य प्रदेश में फलों की खेती का रकबा 4,05,000 हेक्टेयर और उत्पादन 82,44,000 हेक्टेयर टन है। सब्जी, इसका क्षेत्र 10,40,000 हेक्टेयर है और उत्पादन 206,31,000 मैट्रिक टन है। मसाले, इसका क्षेत्र मसालों का क्षेत्र 82 लाख हेक्टेयर है और उत्पादन 46,37,000 मैट्रिक टन है। फूल में 35,000 क्षेत्र है और 554 हेक्टेयर रकबा आता है। इस प्रकार मध्य प्रदेश में बागवानी फसलों का उत्पादन और क्षेत्रफल लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे रोजगार सृजन और लोगों के जीवन स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। चलिए हम इसको फिर से देखते हैं कि हमारी बागवानी के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो बागवानी का अर्थ क्या होता है, उद्यानों में फसलों को, फलों को
लगाना, पौधों को लगाना, जिन उनका संरक्षण करना, संवर्धन करना, उनका रखरखाव करना, ये सब क्या आती है, बागवानी के अंतर्गत आता है। इसमें कुछ प्रमुख विषय आते हैं, जैसे कि सब्जी विज्ञान, मतलब फल विज्ञान, पुष्प विज्ञान और फल सब्जी का परिरक्षण करना। लगा तो लिया, लेकिन हम उसका परिरक्षण भी करना पड़ेगा। इसका महत्व क्या है, तो इससे हमें कच्चा माल प्राप्त होता है जो कि हमारे उद्योगों के लिए काम आता है, खाद्यान्न प्राप्त होता है, फल सब्जी जैसे पुष्प प्राप्त होते हैं जो कि हमें औषधि दवा बनाने में काम आते हैं, खाद्य प्रसंस्करण करके हम कच्चा माल का प्रयोग करते हैं, कृषि क्षेत्र में वैकल्पिक रोजगार प्राप्त हो जाता है और निर्यात में भी अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। इसकी स्थिति क्या है मध्य प्रदेश में? अब मध्य प्रदेश में पहले नॉर्मल फसलें होती हैं, लेकिन उद्यानिकी की भी लगातार उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। अधिक से अधिक किसान उद्यानिकी फसलों की खेती कर रहे हैं। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार का योजनाएं चला रहे हैं। इसके तहत किसान बागवानी की खेती को प्रोत्साहन भी दे रहे हैं। अब आते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी जिलों के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना को लागू कर दिया है 2006 में, जहां पर मध्य प्रदेश का 4 लाख हेक्टेयर एरिया फलों के या फिर उद्यानिकी के अंतर्गत आता था, अब बढ़कर 23 लाख हेक्टेयर तक आने लगा है। इसी अवधि में उद्यानिकी उत्पादन भी बढ़ा है, जो कि 42,98,000 मीट्रिक टन से बढ़कर उसका 7 गुना 340,31,000 मीट्रिक टन हो गया है। फल भी बढ़ गए हैं, जो कि पहले 4 लाख हेक्टेयर में लगते थे, अब 42,44,000 मीट्रिक टन उत्पादन कर रहे हैं। सब्जी 10,40,000 हेक्टेयर में उत्पादन होता है और 206,31,000 मीट्रिक टन उत्पादन करते हैं। मसाले में 82 लाख हेक्टेयर पर क्षेत्र है और 46 लाख हजार मीट्रिक टन उत्पादन करते हैं। फूल भी 35,554 हेक्टेयर टन उत्पादन करते हैं। इस प्रकार मध्य प्रदेश में बागवानी का उत्पादन और क्षेत्रफल लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे रोजगार सृजन और लोगों के जीवन स्तर में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ आज का वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।